बहुत स्वागत आपका। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ आपके साथ। हमारे साथ हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, विजय त्रिवेदी जी, राहुल महाजन जी और आरती सिंह जी हमारे साथ हैं। बहुत स्वागत आप सभी का एक बार फिर। आपको बता दें, इस्तांबुल में आज पाकिस्तान और अफगानिस्तान तालिबान सरकार के बीच एक बार फिर बातचीत हो रही है और जो बातचीत लगभग बिगड़ गई थी उसको बचाने की कोशिश है। सीज फायर से लेकर शांति के ट्रैक पर ये बातचीत लाने का प्रयास है, लेकिन पाकिस्तान की हरकतें ऐसी हैं नहीं जिससे लगे कि उसे शांति चाहिए। वो शांति नहीं, युद्ध की बात कर रहा है। जब लोग वहां जा रहे हैं अभी शांति वार्ता के लिए, पीछे से उनका मंत्री बयान देता है कि इस बार बात नहीं बनी तो फिर तो खुली वॉर हमारी और तुम्हारी होगी। तो फिर ये कैसा माहौल बना रहे हैं शांति के लिए। और इसमें भी एक आदमी है, वो इनके रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, आदमी जो ना कह दे वो कम। वो उन्होंने ऐसे स्टेटमेंट दिए। इससे पहले उन्होंने कहा था भाई ऐसे तो ऐसे ही सही, मतलब अगर लड़ाई चाहिए तो ऐसे ही सही। फिर उन्होंने कहा था इतना मारेंगे तालिबान वालों को कि अपनी गुफाओं में जाएंगे, छुप जाएंगे जा करके। और फिर उसके बाद जितना मारा तालिबान ने इनको, तो ये नहीं बताया इनको कहाँ कहाँ दर्द हुआ। ये उन्होंने लेकिन माहौल इतना ख़राब किया। और इनके बारे में अफगानिस्तान की सरकार के प्रवक्ता ने कह दिया था, मैं ऐसे आदमी के ऊपर रिएक्ट ही नहीं करूंगा ऐसी बात पर। टीवी के इंटरव्यू में इनकी कोई अपनी घर की परेशानियां हैं वो ये टीवी पे आके निकालते हैं। तो ये इनका स्टेटस है। लेकिन फिर एक बार ऐसा इनका बयान आया, ये इंपॉर्टेंट है कि तुर्की और कतर, ये दोनों देश मिलकर तालिबान और पाकिस्तान के बीच में शांति कराना चाहते हैं। क्योंकि दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनकी तालिबान के लोगों से बात होती है, उसमें कतर एक है, तो शायद तुर्की भी सीधी बात करता होगा। तो उनके पास और कोई जरिया नहीं है डिप्लोमेसी करने का। और पाकिस्तान को शायद ये बात मालूम है और इसीलिए वो उनको दबाव में लेने की कोशिश करता है। लेकिन ये पाकिस्तान भी जानता है कि एक बड़ी सेना के बावजूद तालिबान उसका बहुत नुकसान कर सकता है और ये उसने करके दिखाया भी है। अब इस दौर में अगर इनकी बातचीत फेल हो गई, लगा तो था कि फेल हो ही गई, लेकिन अब ये थर्ड राउंड ऑफ टॉक्स है। तो अगर इस बार भी बात नहीं बनी तो क्या वाकई दोनों के बीच फिर जंग शुरू होगी। तालिबान वाले तो कह रहे हैं कि बम भी ये नहीं मारते, वो भी अमेरिका मारता है। इनकी जमीन का इस्तेमाल करके ड्रोन से बम्बिंग अमेरिका कर रहा है और उनकी यही एक ही मांग है कि आप अमेरिका को एक्सेस नहीं दें। लेकिन ट्रंप, इन्होंने कहा हमारा उसके साथ करार है अमेरिका के साथ, तो वो हमारे यहाँ आपने ड्रोन इस्तेमाल करता है, आपके यहाँ भी करेगा, बॉर्डर पर भी करता है। लेकिन सर ये क्या वाकई अब तो ऐसा लगने लगा पाकिस्तान इंटरेस्टेड ही नहीं है पीस में, तालिबान के साथ तो बिल्कुल नहीं है। आदतन अभी आपको ध्यान हो, पिछले दिनों भी एक बैठक हुई थी, कतर में हुई थी शायद, जब पाकिस्तान और पहली कतर में हुई, दूसरी तुर्की में हुई, तुर्की में जब हुई थी, जिसमें अफगानिस्तान और ये सब लोग बैठे हुए थे और उन्होंने बड़ी बदतमीजी के साथ बिहेव किया था पाकिस्तानी ऑफिशियल्स ने। कुछ लोग उठकर भी चले गए थे, कुछ और बात हुई थी और वो बातचीत टूट गई थी। उसके बाद मेरे ख्याल से ये बात हो रही है। वो बहुत इंटरेस्टेड नहीं लगते हैं और उनको लगता है कि अफगानिस्तान से तो हम निपट लेंगे, क्योंकि वो आर्मी उनके पास जितनी है उस ताकत से। हालांकि अभी जो कुछ हुआ पिछले दिनों में उसमें अफगानिस्तान ने बड़ी पिटाई की है। और वो विजुअल्स फिर मत चलाइएगा आप, जिसमें वो भाग के चौकी से पाकिस्तान के जवान जो भाग रहे हैं जब अफगानियों ने हमला किया था, तो बड़ा मुश्किल है। पाकिस्तान के बिहेवियर में नहीं है ना शांति को। सर वो सूखने के लिए पॉइंट डाली थी वो, मतलब हाँ संदर्भ सही रहे, सूखने के लिए डाली थी। नहीं, अभी इनके फॉरेन मिनिस्टर का क्या बयान था पार्लियामेंट में कि 5-4 साल पहले हमारा आईएसआई का चीफ गया था, उसने कहा आई एम जस्ट हियर फॉर अ कप ऑफ टी। जब तालिबान सत्ता में लौटा था तो उन्होंने कहा वो चाय की प्याली हमको बहुत महंगी पड़ी, आज तक हम उसकी कीमत जो है वो अदा कर रहे हैं। कि वहाँ उनका कहना यह है कि तालिबान फ्रेंडली नहीं है हमारे लिए, अब तालिबान हमारा दोस्त अब नहीं रह गया, वो अब इंडिया का एजेंट बन गया है। तो फिर इनके पत्रकारों ने पूछा, अगर मान लें आपकी बात ठीक है कि तालिबान इंडिया का एजेंट बन गया, तो वो तो आप 50 साल से आपका दोस्त था, बात बिगड़ी क्यों ये तो बताओ। इंडिया से अचानक कैसे दोस्ती हो गई तालिबान की। एनीवे, हिंदुस्तान में चल रही जो वॉर एक्सरसाइज है, और मैंने आपको कल ये भी बताया था कि इस बीच अफगानिस्तान ने भी वहां पर वॉर एक्सरसाइज शुरू कर दी बॉर्डर पर। तो दोनों बॉर्डर हॉट हैं इस वक्त पाकिस्तान के, ये उसकी परेशानी है। पाकिस्तान की मीडिया में यही बात चल रही है कि भारत हम पर कोई इस दोनों तरफ की कंफ्यूजन का फायदा उठाकर जल्द अटैक करने वाला है। पाकिस्तान में भी यही बातें चल रही हैं और DGISPR साहब जो हैं उनका भी मैं देख रही थी एक इंटरव्यू उन्होंने स्टेटमेंट जो दिया है उसमें वो कह रहे हैं कि जी भारत जो है वो तैयारी कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ एक बार फिर किसी किस्म का कोई अटैक प्लान करके, चाहे वो जमीनी रास्ते से आए, चाहे वो हवा के जरिए आए, चाहे वो समंदर के जरिए आए। इस किस्म की बातें जो हैं वो पाकिस्तान में चल रही हैं और पाकिस्तान में बार बार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ अगर हम अफगानिस्तान को देखें तो अफगानिस्तान को लेकर भी काफी ज्यादा टेंशन है और अफगानिस्तान की तरफ से भी
अटैक पर अटैक, ना सिर्फ ये कि टीटीपी के चल रहे हैं, रोके नहीं जा पा रहे, बल्कि साथ ही साथ अफगान गवर्नमेंट के साथ भी पाकिस्तान की गवर्नमेंट की जो टेंशन है वो बढ़ती चली जा रही है। पाकिस्तान अफगानिस्तान मुज़ाकरात, टेंशन, सीज फायर जो भी है, जिसके दरमियान में आपको हिंदुस्तान की जो बहुत ही मैसिव ट्राई सर्विस उनकी जो एक्सरसाइजेज उन्होंने शुरू की हैं, एक्सरसाइजेज त्रिशूल के नाम से, उनकी अहमियत को समझने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान की इस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर दबाव रखना चाहती है, और जो कहा गया था कि ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं हुआ, पॉज हुआ है, ये एक तरह से मसलसल नफ्सियाती दबाव जो है वो रखना चाहते हैं। मुझे बहुत उम्मीद है कि इन 12 दिनों में कुछ भी अनटोवर्ड चीज़ जो है वो बिल्कुल नहीं होगी। आरती जी, ये बताएं मुझे सबसे पहले, पाकिस्तान के मीडिया में ऑब्वियसली इंडिया विलन के तौर पर दिखाया जाता है, और वो कह रहे हैं कि इंडिया वॉर मॉन्गरिंग कर रहा है, ये जो एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, हम इसके बहाने कोई जंग छेड़ना चाहते हैं, और तालिबान के ऊपर पता नहीं क्या काला जादू कर दिया हमने कि अचानक वो अब उसने भी पाकिस्तान से दुश्मनी मोल ले ली है। सौरभ, पाकिस्तानी मीडिया का एक सेक्शन तो ये भी कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ जो है वो कहीं तालिबान के एजेंट तो नहीं है, क्योंकि वो ये नया है। हाँ, नहीं, ये मैंने इंटरव्यूज सुने हैं, पॉडकास्ट सुने हैं कि लगातार जो वो ऑफेंसिव पे है, लगातार वो वॉर की बात जो कर रहे हैं, वो क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान की ऐसी सिचुएशन नहीं है, इकोनॉमिकली सिचुएशन उनकी ऐसी नहीं है कि वो 2 फ्रंट वॉर 3 फ्रंट वॉर खेले और उसमें जीत जाए हर फ्रंट पे, वो भी पॉसिबल नहीं है। उनकी डोमेस्टिक सिचुएशन जो है, उनका ओवरऑल IMF के लोन्स जो है, बाकी जगह से, सऊदी से वो उन्होंने लोन लिया है, हर जगह से वो लोन ही लेते फिर रहे हैं, और इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब जो है, वो लोन लेते हैं, वो चाहते हैं हमें दान मिले, लेकिन हाँ, लेकिन इस सिचुएशन में ख्वाजा साहब लगातार प्रोवोक कर रहे हैं तालिबान को। तो प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स क्यों दे रहे हैं? और आपको याद रखना होगा कि पाकिस्तान आर्मी, जब से ज़ियाउल हक ने पाकिस्तान आर्मी को टेक ओवर किया, तब से लेकर अभी तक पाकिस्तान आर्मी शायद एक वाहिद आर्मी होगी दुनिया में जो लगातार कंटिन्यूसली हर वॉर में, कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व है। उन लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हो, उनके यहाँ स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ हो, या उनका वो इंडिया के करीब पहुंचे इकोनॉमिकली, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कॉन्स्टेंटली अपने आप को कभी US का, कभी चाइना का, वो जो गेम है 2 बड़े सुपर पावर्स की, उसमें अपने आप को रेलेवेंस बनाते रहते हैं, और किसी ना किसी साइड को अपने सर्विसेज ऑफर करते हैं। हाँ, साइड किक है, वो साइड किक है। वो विलन भी पक्के वाला नहीं है पाकिस्तान, बिल्कुल, होकर भी कोई फिल्म का जो मेन विलन होता है वो भी नहीं है। वो एक गंजे मेन विलन के बगल में जो एक छोटे से हाइट का आदमी खड़ा होता है, जो चाकू लेके, वो है। बिल्कुल, बार बार पिटता है। बिल्कुल सर, सौरभ जी, आपने बताई बात कि वो गंजा जो छोटा खड़ा रहता है साइड में, वो बार बार पिटता भी है। हाँ, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, क्योंकि उनकी पॉलिसी में कोई चेंज नहीं आई, कोई तब्दीली नहीं, कोई थिंकिंग में कोई तब्दीली नहीं आई। आसिम मुनीर जो है, इनफैक्ट वो उसको एक स्टेप और लेके इन्हीं की बात में करना चाह रहा था। अच्छा, आपने मुझे बात करने का मौका दिया इस पर। इमरान खान तो जेल में है मेरे ख्याल से 3-1 साल से, तो ये जो बातें कहते हैं, या तो अपनी पार्टी के कोई नेता से मिलें, मुलाकात करें, या अपनी बहन से मिलें, तो बाहर उनके हाथ कोई मैसेज भिजवाते हैं, और फिर वही पोस्ट कर दिया जाता है सोशल मीडिया पर। तो ये इमरान खान का दुनिया से इंटरेक्ट करने का तरीका, हालांकि वो बहुत मुलाकातें भी उनकी नहीं होने दी जा रही हैं, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है। इन्होंने ये कहा है कि आसिम मुनीर जो हैं वो पाकिस्तान के इतिहास में सबसे ज़्यादा दमनकारी डिक्टेटर है। तो अब इसको थोड़ा सा, अब इमरान खान को जेल में डाला तो उनको तो यही लगेगा कि सबसे ज़्यादा डिक्टेटोरियल आदमी यही था। तो इमरान, वहाँ तो लंबी चौड़ी लिस्ट है भाई। अयूब खान से शुरू कीजिए, अयूब खान के बाद याह्या खान, याह्या खान के बाद ज़ियाउल हक के बाद मुशर्रफ के बाद डिक्टेटर, मैं केवल आर्मी डिक्टेटर गिन रहा हूँ, तो ये 5वां आदमी है, ये जो आर्मी का, जिसने सीधे आर्मी रूल कर रहा है, ये भी एक तरीके से कर ही रहा है। क्या इनमें वाकई सबसे क्रूर, सबसे ज़्यादा तानाशाही प्रवृत्ति का आदमी आसिम मुनीर है? ये चर्चा इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि आदमी बोलता कम है, मीडिया में बहुत ज़्यादा बयान नहीं आपको दिखेंगे। परिवार के बारे में तो कोई, मैंने 100 जगह अटेम्प्ट किया कि इनकी फैमिली के बारे में कुछ पता चला, आपको कुछ नहीं मिलेगा मीडिया में। अपने परिवार को बड़ा बचा के रखता है। ये भी दावा करते हैं बहुत लोग कि परिवार अमेरिका में रहता है आसिम मुनीर का, बट वो मीडिया फ्रेंडली नहीं है, इसीलिए उसके बारे में ज़्यादा हमें मालूम नहीं। मुशर्रफ बड़ा फ्लेयर वाला आदमी था
मीडिया से बातें कर रहा है। उनकी तो डाइनिंग टेबल की तस्वीरें भी मीडिया में छपती थी, आती थी। भारत भी आए थे तो बड़ा मीडिया से बड़ा खुल के, इवन जब आगरा में आगरा समिट हो रही थी तो वो जो तो वो ओपन इवेंट था। ओपन इवेंट था, नहीं, जो जसवंत सिंह जी लेकर जाते थे कि भाई ये फाइनल करना है हमें ड्राफ्ट, तो वहाँ पर उनके जो विदेश मंत्री थे वो जब परवेज मुशर्रफ के पास जाते थे तो वो उनकी वाइफ को वहाँ पर दिखाते थे। पहले वाइफ को दिखाते थे, वाइफ को भी दिखाते थे कि भाई देखो ये हो रहा है और अब कल की जो सुबह है वो हिस्टोरिकल डे होगा, तो वो हर बात पर उनकी सलाह और उसको हाँ, काम तो ये लोग थोड़े फ्लैम्बॉयंट लोग थे। आयूब खान बहुत फ्लैम्बॉयंट था, लेकिन आसिम मुनीर ऐसा नहीं है। तो अब क्या लिख रहे हैं इनके लिए इमरान खान, ये आप देखिएगा। ही इज द मोस्ट ऑप्रेसिव डिक्टेटर इन कंट्रीज हिस्ट्री, ही इज मेंटली अनस्टेबल। ये इमरान खान ने कहा है आसिम मुनीर के लिए कि ये मेंटली अनस्टेबल है आदमी, दुनिया इससे आगाह रहे। और ये बात पहला आदमी नहीं है जो मैंने सुनी है। ये बात मुझे नाम नहीं याद आ रहा, हमारे एक IFS ऑफिसर हैं, उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ये बताया था कि उनकी पाकिस्तान की किसी सीनियर आर्मी जनरल से बात हो रही थी जो इनका सीनियर रहा है आसिम मुनीर का, और उन्होंने एग्जैक्ट ये वर्ड्स बोले थे कि ये पागल है, दिस मैन इज क्रेजी। आसिम मुनीर वो जिस हद तक सोच सकता है खून खराबा करने के बारे में, देखिए वो हम imagine नहीं कर सकते। ISI का चीफ रहेगा तो वो ISI का मेंटली chief अनस्टेबल तो होगा ही। तो ये इमरान खान ने कहा इनके लिए। फिर उन्होंने कहा कि जिस किस्म की तानाशाही इन्होंने देश के अंदर लागू कर दी है उसका कोई सानी नहीं मिलता, इन्हें केवल ताकत की भूख है और उसके लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। अपने लोगों को जो आदमी मारे, इन्होंने मई 9 जो उस मई की बात कर रहे हैं, ये वाला मई नहीं जब आप जिसमें सीधे अपने लोगों पर, इमरान खान के समर्थकों पर गोलियां चला दी थी। मुरीदके में अभी जो हुआ, जितने दर्जनों लोग मारे गए, तो उनका हवाला दिया इमरान खान ने कि जो आदमी अपनी जनता पर सीधी इनडिस्क्रिमिनेट गोली चला सकता है वो कैसे जो है वो किस जहनियत का आदमी है, आप इसको सोचें। फिर उन्होंने कहा कि मैं कभी आसिम मुनीर के साथ, इमरान खान कह रहे हैं, समझौता नहीं करूंगा, मैं कभी उसके साथ बातचीत नहीं करूंगा, मैं कभी शहबाज शरीफ की सरकार के साथ कोई डायलॉग नहीं करूंगा, क्योंकि इनसे बात करने से अच्छा मुझे मर जाना मंजूर है। देखिए आप कुछ भी कहिए, इमरान खान लेकिन बहादुरी तो दिखा रहा है। ये सब बातें भी पाकिस्तान में कहना आज की वैसे ये बातें उसने मुशर्रफ के बारे में भी कही थी। आपको याद होगा जब वॉर ऑन टेरर चल रहा था और पाकिस्तान इनका समर्थन दे रहा था US का, उस वक्त इमरान खान तालिबान का साइड ले रहा था और इनफैक्ट वो लगातार क्रिटिसाइज कर रहा था कि मुशर्रफ को जो उसने अलायंस किया US के साथ वो नहीं करना चाहिए था। प्रो तालिबान, वो तो वो कह ही रहे हैं। जी त्रिपाठी जी। नहीं देखो, इसको इस तरह से देखना चाहिए। एक तो हम लोग जो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्या अफगानिस्तान से शांति चाहता भी है, वो अफगानिस्तान से चाहता है, लेकिन उसकी मुश्किल ये है कि अब वो करे क्या। उसके पास दो रास्ते हुआ करते थे। एक रास्ता अफगानिस्तान वाला, जहां उसको समझ में आ गया है कि किस तरह से लड़ाई हो रही है, तो उसने क्या किया, जब वहां से हामिद करजई के बाद तालिबान लौटे तो उसने हाथ मिला लिया। एक ग्रुप वहां तब भी पाकिस्तान विरोधी था, लेकिन इनको ये वाला ग्रुप से उनका हाथ मिल गया। उस वक्त लगा कि चलो ठीक है। भारत के साथ वो लड़ाई लड़के, आतंकवाद करके, कुछ कहीं इस तरह की हरकतें करके, वो अपना एक जो लड़ने वाला जो एक कहें कि एक अपनी पैकेजिंग कर रखी है, जिसकी वजह से उसे अमेरिका और चीन से कुछ न कुछ मिलता है। इसको आप समझिए। ये कोई यूं नहीं है कि पाकिस्तान बड़ा खुश होता है, उसकी पूरी इकोनॉमी इस पर चल रही है, उसका एग्जिस्टेंस इसी वजह से है। अब ऑपरेशन सिंदूर के बाद क्या हुआ? एक्ट ऑफ वॉर होगा कोई भी टेरर एक्ट। भारत ने ऐसा एक स्टेटमेंट दिया है और ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा दिखा दिया है कि उसको लगता है कि इस बार हुआ तो इस बार तो आर पार की लड़ाई हो। अफगानिस्तान से उसको ये लग रहा है, अभी भी शायद वो भ्रम है, कि चूंकि इनके पास उस तरह की आर्मी नहीं है, एयरफोर्स नहीं है, तो हम इनसे लड़ते रहेंगे, बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। और दुनिया में चूंकि ट्रेडिशनल वॉरफेयर खत्म हो गई है, तो सबको ये लगता है कि जो ये तकनीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मिसाइल है, उससे जो लड़ाई होती है वो ज्यादा घातक होती है। तो मैं ये कतई नहीं मानता हूं कि वो शांति की तरफ जाना चाहता है, लेकिन ये भी नहीं मानता हूं कि वो अफगानिस्तान से लड़ना पड़ता है। वो चाहता है कि इस तरह की स्थितियां बनी रहे कि अमेरिका और चीन का हाथ उसके ऊपर रहे। हमने भी परसों तरसों ही डिस्कस किया ना इस प्रोग्राम में, एक पाकिस्तान के जर्नलिस्ट ने आंकड़ा दिया, कौन सा सेनागत जनरल है जिसके दौर में सबसे ज्यादा सैनिक मारे गए ईयर ऑन ईयर, एवरेज एक साल में। तो ये दूसरे नंबर पर आसिम मुनीर आता है। 1971 की वॉर में याह्या खान जनरल था, उस वक्त पर ईयर जितने फौजी मारे जाते थे वो सबसे ज्यादा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर ये आते हैं। इतनी बड़ी कोई लड़ाई नहीं थी हमारी ऑप सिंदूर वाली,
3 दिन की छोटी सी लड़ाई थी। 1971 की बहुत लंबी जंग थी, बहुत लोग मरे थे, तो उसके बावजूद वो नंबर 2 पर है। ये आप इससे अंदाजा लगाएं कि उसके देश में कितनी खराब हालत है। और शायद ये जो जंग की धमकियां हैं अफगानिस्तान को, वो इसीलिए क्योंकि मार तो वहीं से आने वाले लोग मार रहे हैं ना इनको, तो उनको अपने देश में भी तो मुंह दिखाना है। अमित भाई क्या कर रहे हो जनरल साहब, रोज जो है ताबूत बिछते हैं हमारे यहाँ पर, क्या जवाब दें? अब दूसरी तैयारी जो चल रही थी पाकिस्तान में, लोग बड़े टाइट लिप्ड हैं इस बात को लेकर के, क्या आसिम मुनीर को पाकिस्तान की फौजों का सुप्रीम कमांडर बनाने की तैयारी शहबाज शरीफ की सरकार कर रही है? वो जो एक बिल लाया जा रहा है ना, जिसमें आर्टिकल 243 को अमेंड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, वो आर्टिकल जो सेना की चीफ की नियुक्ति के बारे में बताता है इनके संविधान में, उसको बदला जाना है। ये तो कंफर्म कर दिया बिलावल भुट्टो ने कि हम ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कर रहे हैं, लेकिन सुप्रीम कमांडर वहां की आर्म्ड फोर्सेस का अभी भी वहां का राष्ट्रपति होता है हमारी तरीके से। क्या उस शब्द राष्ट्रपति को हटाकर उसकी जगह फील्ड मार्शल करने की तैयारी है? ये बात चल रही है, नई बात जो इस खबर में आई है, ताकि आसिम मुनीर को आने वाले, जब तक वो चाहे तब तक के लिए सेनाओं का सीधा बॉस बनाकर रख दिया जाए। लाइफ टाइम उनको बनाने की फील्ड मार्शल बात तो लाइफ है। टाइम ही है। हाँ, लाइफ टाइम बनाने की बात है कि हाँ, तो लाइफ टाइम बनाने की बात है कि वो लाइफ टाइम तक सेनाओं के अध्यक्ष रहेंगे। और दूसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात जैसे जो चल रही थी कि क्या, देखिए, भारत के ऑब्सेशन में पाकिस्तान रहता है, हमेशा से ये बात रही है। उनके वेरियस जो फौजी हैं जिनको लाया जाता है, नए फौजियों को, उनको इसी तरह से लाया। तो आसिम मुनीर एक कट्टर माने जाते हैं, कट्टर जैसे मुस्लिम कहा जाता है, वो कट्टर मुस्लिम माने जाते हैं और वो कट्टर भारत विरोधी भी माने जाते हैं। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को, हाँ, वैसे ऐसे व्यक्ति को जब आप किसी देश के सारी सेनाओं का प्रमुख बना देते हैं, तो ये लाजमी है कि इस तरह की बातें होंगी कि भारत हम पे अटैक करेगा, हम भारत को नेस्तनाबूद कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। आप देखिए 2024 में 2 एक्सरसाइज जो है यूएस के साथ पाकिस्तान ने की। हमने तो नहीं कहा कि आप हमारे लड़ाई करने वाले हैं। नवंबर में एक और एक्सरसाइज जो है वो यूएस और बाकी फोर्सेस, बाकी देशों के फोर्सेस के साथ होगी पाकिस्तान की। तो हम नहीं कह रहे कि ऐसा हो जाएगा, लेकिन पाकिस्तान अगर भारत कोई ऐसी ज्वाइंट ट्राई सर्विसेज की एक्सरसाइज करता है तो उसे लगता है भारत जो है हमारे पे हमला करेगा, और या फिर वो अपने देश में ये फैलाते हैं ताकि उनकी जनता ये मान के चले कि भारत जो है हमारा दुश्मन है, भारत जो है हमारे पर अटैक करेगा। वो उनको, क्योंकि वो अपने होने के कोई वजूद की कोई वजह देगी ना, अपने वजूद के लिए भी उनको जरूर। लेकिन आरती जी, क्या आप मानती हैं इस बात को कि अब ऑफिशियली ड्राइवर सीट पर आसिम मुनीर आना चाहता है, या कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके उसको कुछ अश्योरेंस देने की जरूरत है? देखिए, उन्होंने तो ऑलरेडी, मुझे लगता है, ड्राइवर सीट पे है, और किसी को भी ये इल्यूजन नहीं होना चाहिए कि पाकिस्तान की कोई सिविलियन लीडरशिप कंट्रोल में है, पावर उनके पास है। पावर आसिम मुनीर के पास ही है। और बिल्कुल आपको याद होगा कि मुशर्रफ से पहले जितने भी, या मुशर्रफ खुद भी, जितने भी जनरल्स आए, उन्होंने लगातार पाकिस्तान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके साथ छेड़खानी की, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल बनाया। और आसिम मुनीर अलग नहीं है, उनकी एक ट्रेडिशन है, आर्मी की एक जो स्कूल ऑफ थॉट है उसकी ये ट्रेडिशन है कि आर्मी को ज़्यादा से ज़्यादा पावर मिले। और आसिम मुनीर जहां अभी बैठे हैं इस वक्त, चूंकि दुनिया का जो पूरा जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप है उसमें पाकिस्तान एक बहुत इम्पॉर्टेंट पोजीशन पे बैठा है, क्योंकि अगर आप देखें यूएस भी उनको काफ़ी ज़्यादा सिर पे चढ़ा रहा है, और चाइना ने ऑलरेडी चढ़ा के रखा हुआ है। तो आसिम मुनीर को कहीं ना कहीं ये लग रहा होगा कि जब दुनिया एक शिफ्ट से गुजर रही है, और एक बहुत बड़ा एक टेक्टोनिक शिफ्ट है, उसमें पाकिस्तान पूरी की पूरी तरह से उनके कंट्रोल में। वो अभी कहीं जा नहीं रहा, रिटायर नहीं हो रहा, मुझे नहीं लग रहा। है ना। ठीक है, आगे ट्रंप की बात मैं आपको करूं। ट्रंप के 2 स्टेटमेंट हैं, दोनों हम एक साथ आपको सुना देंगे क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, फिर बात करेंगे। ट्रंप ने इंडिया और पाकिस्तान की लड़ाई में जितने जहाज गिरे उसका नंबर उन्होंने अपडेट कर दिया है, अब 8 हो गए हैं। ये 4 से शुरू हुआ था सिलसिला, 4, 5, फिर 6 हुआ, फिर 7 पर वो काफी दिनों से अटके हुए थे। अब उन्होंने कहा 8 जहाज गिरा दिए थे साहब, 7 तो गिरा दिए थे, और 8वें को बहुत बुरी तरह चोट लगी थी जहाज को, ऐसा उन्होंने कहा। तो उन्होंने कहा ये 8 जहाज हिट हुए थे, मैंने जंग रुकवाई। 60वीं बार बोले ट्रंप। तो पहले तो ये सुन लें आप उनका बयान। फिर दूसरा उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, टाइम नहीं है इसलिए एक साथ सुनाऊंगा आपको। उन्होंने कहा ये मैं भी शी जिनपिंग से मिला, त्रिपाठी जी, बड़ा मजेदार बयान। और मैंने देखा शी जिनपिंग के आसपास जो लोग रहते हैं, हर आदमी अटेंशन में रहता है। मैं चाहता हूं मेरी कैबिनेट ऐसी हो। मेरे यहां देखो ये जेडी वैंस, जब मैं बोलता हूं मेरे बीच में टोक देता है। तो आज से मेरे आसपास ऐसे लोग रहेंगे जो बिल्कुल खामोश रहेंगे और अटेंशन में रहेंगे।
दोनों बातें सुनिए। कह रहे ये देखिए, ट्रम्प बता रहे थे मेरे जब शी जिनपिंग से बात हुई तो उनके आसपास लोग कितने टेंशन में रहते हैं, डरते हैं उनसे। मैंने कभी कहा इतना डरे हुआ किसी को नहीं देखा जितना उनके साथ लोग थे। वो ये खुद इतना बोलते हैं कि इनके बीच में कोई क्या बोलेगा, और इनकी कैबिनेट का आदमी। एनीवे, ये तो लाइटर नोट पे ये भी बात कह रहे थे। वैसे हमारे मोदी जी के आसपास भी जो लोग रहते हैं, मैंने कभी किसी को ज्यादा बोलते नहीं देखा। मतलब नहीं, कोई मैं डर नहीं कह रहा हूं, लेकिन वही एक रिगार्ड जो होता है, बॉस का रिगार्ड, वो हमेशा रहता है। हाईएस्ट चेयर का रिगार्ड भी होना चाहिए, और अगर आप स्ट्रेटेजिक मूव ले रहे हैं तो आपको भी चुप होना पड़ता है, तब आपके अगल बगल वाले चुप होते हैं। आज आप कोई बात बोल दें, कल कुछ और बोल दें, तो आपके जो अगल बगल हैं वो करेंगे क्या? और जेडी वैंस हो सकता है इसलिए नहीं रोक रहे हो कि उनको रोकना है, उनको पता है कि नहीं रोके तो क्या बोल देंगे। तो ये मसला बनता है, और मुझे लगता है कि ट्रंप को नहीं सीखना चाहिए शी जिनपिंग से। शी जिनपिंग एक ऐसे देश में है जहां वन पार्टी डेमोक्रेसी है, उसको कहते हैं डिक्टेटरशिप। सर, आठवें जहाज को चोट लगी, ये भी बताया ट्रंप। ये भी बताया, वो अभी करते रहिए ना, उनका नंबर बढ़ता रहेगा, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ाते जाते हैं। वो देखते हैं कि अब बहुत दिन हो गए 7 पर चलते चलते, 5 से, ठीक है, मुझे याद आ रहा है 5 से 7 पर आ गया, बल्कि 4 से 7 पर, 4 से 7 पर आ गया। ठीक है सर, चलें तो आप देखें, ट्रंप खैर रोज कुछ ना कुछ हमें मसाला दे देते हैं बात करने के लिए। बहुत शुक्रिया आरती जी आपका, राहुल जी, विजय जी, हर्षवर्धन जी, बहुत शुक्रिया। कल फिर मुलाकात होगी आपसे।